हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल 2011 पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर। इसके पहले मैं एक लेक्चर आपके साथ इसी क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपके साथ 18 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हुए थे। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट, वित्तीय प्रबंध का क्या उद्देश्य है। नंबर वन, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स। नंबर टू, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड। नंबर थ्री, इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें एक बात देखनी है, पहले ऑप्शन में देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि पर्याप्त फंड की वित्त की व्यवस्था कराना। सेकंड होता है कि उस फंड की कॉस्ट को रिड्यूस करके रखना। और थर्ड होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट बेहतर तरह से करना। तो इस तरह से ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ट्रेजरी बिल मीन्स, मतलब ट्रेजरी बिल का मतलब क्या है। तो देखिए, जब कभी भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फंड की। किसको रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को। और किस लिए रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट एक प्रोमिसरी नोट इशू करती है। ओके, वो प्रोमिसरी नोट होता है किस फॉर्म में, ट्रेजरी बिल के फॉर्म में। और गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है कहाँ, मनी मार्केट के अंदर। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ए नंबर पर लिखा हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड। ओके, तो शॉर्ट टर्म फंड है, तो ये हमें यहाँ मिल गया। सेकंड है एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड। नहीं, लॉन्ग टर्म फंड नहीं। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट भी नहीं। और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं। हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक करना होगा, क्योंकि ये कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक इंस्ट्रूमेंट है और बोरो करने का, पैसा उधार करने का। और किस तरह से, शॉर्ट टर्म, मतलब कुछ समय के लिए। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 और कह रहा है द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप इन इंडिया इज करेंटली नोन एज। नंबर वन एनएससी, नंबर टू ओटीसीईआई, नंबर थ्री पीएससी, नंबर फोर्थ डीएसई। तो जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया का ही नहीं, ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 21 और कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट मार्केटिंग, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ द सक्सेस ऑफ द फर्म। तो देखिए, जब कभी भी बात होती है किसकी, कि मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा आसानी से और अफोर्डेबल रहेगा, तो उसमें बात की जाती है किसकी, प्रोडक्शन कंसेप्ट की। मतलब हम इतना प्रोडक्शन करेंगे कि बाजार में वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, आसानी से उपलब्ध रहेगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 और कह रहा है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल है। चैनल कैसा है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से आगे है कौन, रिटेलर। और रिटेलर से आगे कौन है, कस्टमर। तो पूछ रहा कितने स्टेप वाला ये चैनल है। तो एक स्टेप ये है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का, और एक स्टेप ये है किसके, रिटेलर और कस्टमर के बीच का। तो ये चैनल है डायरेक्ट चैनल, वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल, थर्ड लेवल चैनल, थ्री लेवल चैनल। तो इसको हम आंसर करेंगे सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 कह रहा है fill in the blanks is the quality certification mark used in a case of food product. Number one ISI, number two FBO, number three एगमार्क, नंबर फोर हॉलमार्क। तो हॉलमार्क किसके लिए होता है, गोल्ड प्रोडक्ट के लिए। एगमार्क किसके लिए होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। और एफपीओ किसके लिए होता है, फ्रूट्स प्रोडक्ट के लिए। और आईएसआई जो होगा वो होगा किसके लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए। तो फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु कैन फाइल कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। एक बात याद रखनी है, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986, जो रिप्लेस हो चुका है किससे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के साथ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26
Subscription outstanding during the previous year was rupees 2000 and received during the current year is 24,000. Subscription will be shown at the credit side of income and expenditure account. मतलब ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है करंट ईयर में कितना है 24,000 और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2000. तो आउटस्टैंडिंग के संबंध में ये है कि अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो अभी सब्सक्रिप्शन क्या है, प्रीवियस ईयर का है, और क्या है वो, आउटस्टैंडिंग है. तो इस तरह से आंसर होगा 22,000. क्वेश्चन नंबर 27 और 27 कह रहा है इफ द डेट ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स मंथ. मतलब विड्रॉल किया है, आहरण किया है, और उस विड्रॉल पर डेट मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब उसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितने समय का चार्ज कर दिया जाए. तो देखते हैं 5.5 महीने, 6 महीने, 6.5 महीने और 12 महीने. तो जब कभी भी ऐसा कुछ आए कि वहां पर डेट या ड्यूरेशन मेंशन ना हो तो हम एवरेज मानते हुए 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे. सो बी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28 और 28 कह रहा है PQR were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:5:4. A is admitted for 6/28 share which was equally contributed by PQR. The न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इज, मतलब यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करना है. 3 पार्टनर हैं जिनके बीच में अभी प्रॉफिट शेयर रेशियो है 5:5:4 और एक नया पार्टनर आ रहा है जो कितने के लिए आ रहा है 6/28 और ये वाला शेयर वो सबसे कैसे ले रहा है, इक्वली. तो आइए जरा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए कितने पार्टनर है, पार्टनर है 3. नंबर 1 P, नंबर 2 Q और नंबर 3 R, और इनके बीच में प्रॉफिट का रेशियो है 5:5:4 और एक नया पार्टनर आ रहा है A. वो कितने के लिए आ रहा है 6/28 शेयर और ये सभी से ले रहा है कैसा, इक्वली, मतलब अपने शेयर का इस सबसे लेगा बराबर बराबर हिस्सा. तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/84 ये ऐसे आएगा. इसको और छोटा करते हैं तो 6 बन जा 6 और 6 बन जा 6, यहाँ रिमाइंडर होगा 2, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, तो 1/14 ये यहाँ पर आंसर आया. अब इसको 5 ये 5 है पी का शेयर और सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 14. तो 5/14 माइनस 1/14. तो इस तरह से आंसर हमें यहाँ मिलेगा 1/14. इसका भी 5 है तो यहाँ भी आएगा 4/14. इसका 4 है 1 माइनस होगा तो ये होगा 3/14 और ए का है 6/28. एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 28, 14 2 जा 28, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 2 जा नहीं 24, हाँ 3 2 जा 6 और 6 बन जा 6. तो इस तरह से आंसर होगा 8:8:6:6. इसको और छोटा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3:3. तो आंसर होगा 4:4:3:3. देखिए किस ऑप्शन में मिलता है ये हमें. ये ऑप्शन बी है ना, 4:3:3:3. ओके चलिए आगे लिखा है राम हु वॉज took look after the dissolution agreed to accept 900 towards realization expenses. He actually incurred 1200 as a realization expenses. Realization account should be debited with fill in the blanks for. यहाँ पे है कि कोई फर्म है और वो फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, और उस फर्म के बंद होने पर कोई एक पार्टनर है राम, उसने कहा है कि रिलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस होंगे वो मैं 900 रुपीज़ तक क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा. लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंसेस हो गया है कितने का, 1200 रुपीज़ का. तो हमसे पूछ रहा है कि रिलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट कितनी अमाउंट से करेंगे. तो जितने का एक्सपेंस एक्चुअल उसने किया है उतने से ही हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे. सो बी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30 और 30 कह रहा है अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी
ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ, मतलब कोई एक प्राइवेट कंपनी है और अब वो सब्सिडरी हो चुकी है किसकी, एक पब्लिक कंपनी की, मतलब वो सहायक कंपनी बन चुकी है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है ए और कोई एक कंपनी है बी, और अगर बी कंपनी ए कंपनी के 51 एटलीस्ट है ना, और मोर देन 51 क्या कर लेती है, शेयर को अगर परचेस कर लेती है, तो ये कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और ये कहलाएगी क्या, सब्सिडरी कंपनी। तो इसी तरह से भी पूछा जा रहा है कि कोई एक कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और उसने किसी एक प्राइवेट कंपनी में क्या कर लिया है, 51 या 51% से ज़्यादा शेयर क्या कर लिए हैं, परचेज कर लिए हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी को अब हम किस नाम से जानेंगे, तो ये प्राइवेट कंपनी भी बन जाएगी क्या, एक तरह से पब्लिक कंपनी। ओके, तो आप ऑप्शन में देखते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन, नन ऑफ दीज, तो बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, holder of preference share will have a right to vote if the dividend remains in arrear for a period of not less than, मतलब जैसे दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम जस्ट मिनट, अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर पर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर के पास वोटिंग का राइट नहीं होता है। पर यदि प्रेफरेंशियल शेयर को उसका डिविडेंड, ठीक है, एक निश्चित समय को ना दिया जाए, तो उसके पास भी ये वोटिंग का राइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। तो देखिए कितने समय का डिविडेंड ना दिया जाए, 2 ईयर, 3 ईयर्स, इन अ लास्ट 6 ईयर, 6 ईयर, मोर देन, सॉरी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर्स और मोर देन। अगर उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उसके पास भी, प्रेफरेंशियल शेयर के पास भी क्या आ जाएगा, वोटिंग का राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो शेयर पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो क्या है, नंबर 1 रेवेन्यू लॉस, नंबर 2 कैपिटल लॉस, नंबर 3 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नंबर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। क्या होगा, कैपिटल लॉस, मतलब जो शेयर्स पर डिस्काउंट दिया है उसको जानेंगे हम कैपिटल लॉस के जैसा। इफ 33 क्वेश्चन देखते हैं, इफ a share of ₹10 on which 8 has been called and 5 has been received is forfeited, share capital account in this case will be debited with, मतलब एक कोई शेयर है और वो शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपीज़ का है, लेकिन आपने कॉल्ड अप किया है उस पर कितने रुपए, 8 रुपीज़, पर आपको 5 रुपए ही क्या हुए थे, रिसीव हुए थे, जो क्या कर लिया आपने, फोरफीट कर लिए हैं। तो इस कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा, तो जितना कॉल्ड अप हुआ है उतने से ही शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 और लिखा हुआ है फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज फाइनली क्लोज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इट्स बैलेंस टू, मतलब जो शेयर फोरफीचर होते हैं उनका बैलेंस हम कहाँ फाइनली ट्रांसफर करके उस अकाउंट को क्लोज करेंगे। नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नंबर 2 जर्नल रिजर्व अकाउंट, नंबर 3 डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और नंबर 4 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे और इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर aspect of working capital management, inventory management, receivable management, cash management, all of the above। तो इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश, ये सारे पार्ट होते हैं किसके, वर्किंग कैपिटल के। सो डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, जस्ट मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर theory for dividend relevance, number 1 Walter model, number 2 MM approach, number 3 game theory, और number 4 market value theory। तो यहाँ पर जो वॉल्टर मॉडल है उसने कहा है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी रिलेवेंट होती हैं। सो ए इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 और लिखा हुआ है व्हाट इज नॉट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का फॉर्म निम्न में से कौन सा नहीं है, कैश डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक डिविडेंड, शेयर स्प्लिट और स्प्लिट रिजर्व।
तो जो डिविडेंड हो सकता है वो कैश में हो सकता है, बोनस शेयर में हो सकता है, और शेयर को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ है ना स्प्लिट रिजर्व ये नहीं होगा। सो डी इज द करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट।